नमस्कार दोस्तों, मैं हूं स्वाति और आ गई हूं मैं आज एक नए वीडियो के साथ। दोस्तों, ओलंपिक गेम तो खत्म हो चुके हैं लेकिन पैरालंपिक गेम की शुरुआत हो गई है। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे इंडिया ने पहली बार कब हिस्सा लिया पैरालंपिक में, F46 और F64 क्या चीज है और पैरा प्लेयर कहाँ करते हैं ट्रेनिंग। जब बात पैरा एथलीट या पैरा खिलाड़ियों की हो तो बात हौसले के ऊपर की है। बात सिर्फ चुनौतियों का सामना करने की नहीं और न ही बात मेहनत करने की। ये बात है एक बहुत बड़ी लड़ाई की, ऐसी लड़ाई जो पहले खुद से लड़कर जीतनी होती है और उसके बाद समाज के विकलांग रवैये के खिलाफ और उसके बाद खेल के मैदान पर। किसी का पैर बस के नीचे कुचला गया, किसी को बिजली का ऐसा झटका लगा कि पूरा बाजू काम करने के लायक नहीं रहा, किसी का बाजू जन्म से ही नहीं है तो कोई पोलियो का शिकार हुआ, किसी को नजर नहीं आता और किसी को बहुत कम दिखाई देता है। ऐसे प्लेयर होते हैं पैरालंपिक गेम में। दूसरी और कंट्री की तरह इंडिया की पैरालंपिक टीम में ऐसे ही खिलाड़ी भरे पड़े हैं जो इस टाइम जापान की कैपिटल टोक्यो में अपनी नई चुनौतियों से भिड़ने के लिए तैयार हैं। पैरालंपिक खेल 24 अगस्त से शुरू हो गए थे और 5 सितंबर तक चलेंगे। पैरालंपिक गेम के दौरान 163 देश जो कि लगभग 4500 खिलाड़ी 22 खेलों की 540 कंपटीशन में हिस्सा ले रहे हैं। इसमें इंडिया की तरफ से अब तक का सबसे बड़ा दल हिस्सा ले रहा है। भारत से 9 अलग अलग खेलों में इस बार इंडिया के 54 खिलाड़ी पैरालंपिक गेम में पार्टिसिपेट के लिए टोक्यो पहुंचे थे, लेकिन उनमें से कुछ खिलाड़ी ऐसे हैं जो कि कोविड पॉजिटिव हो गए थे, जो अभी क्वारंटीन में हैं। उम्मीद की जा रही है कि इस बार इंडिया अपने सबसे अच्छा डिस्प्ले करने में सक्सेस होगा। 1972 में इंडिया ने पहली बार इन खेलों में हिस्सा लिया। अब तक की हिस्ट्री में इंडिया ने केवल 12 मेडल्स पैरालंपिक में हासिल किए हैं। 2016 के रियो पैरालंपिक में इंडिया ने 2 गोल्ड मेडल और 1 सिल्वर मेडल और 1 ब्रॉन्ज मेडल जीता था। लेकिन इस बार ये नंबर इसलिए बढ़ने की उम्मीद है क्योंकि इंडिया की टीम में 20 ऐसे प्लेयर हैं जो वर्ल्ड में या तो नंबर 1 रैंकिंग पे हैं या फिर 2 या फिर 3 रैंक पर हैं। इनमें से कुछ तो मौजूदा वर्ल्ड चैंपियन भी हैं, जैसे कि संदीप चौधरी F64 जैवलिन थ्रो और सुंदर सिंह गुर्जर F46 जैवलिन थ्रो। अब आप सोच रहे होंगे कि जब दोनों ही प्लेयर जैवलिन थ्रो हैं और कंपटीशन में पार्टिसिपेट करते हैं तो ये F46 और F64 क्या चीज है, ग्रेडिंग कैसे तय होती है। दरअसल पैरा प्लेयर्स को उनकी एनाटॉमिकल पोजीशन यानी कि शारीरिक स्थिति के बेस पर ग्रेडेड किया जाता है। मान लीजिए कि शॉट पुट गेम में पार्टिसिपेट करने वाले 5 प्लेयर हैं, उनमें से 2 ऐसे हैं जिनके केवल हाथ में हैंडीकैप है और 3 ऐसे हैं जिनके पूरे बाजू में हैंडीकैप है, तो उनको अलग अलग क्लास में रखा जाएगा ताकि मुकाबला बराबरी करे। जिस तरह ओलंपिक खिलाड़ियों के वेट और जेंडर के बेस पर क्लासिफिकेशन किया जाता है, उसी तरह पैरा खिलाड़ियों में भी इस बात का ध्यान रखा जाता है कि उनकी एनाटॉमिकल पोजीशन उनके खेल को किस हद तक अफेक्ट कर रही है। ये उनकी क्लास को तय करता है। किसी भी खिलाड़ी को पैरा खिलाड़ी माना जाएगा या नहीं, इसके 10 क्राइटेरियन यानी कि मापदंड होते हैं। मसल्स वीकनेस, जोड़ों की स्पीड में इनएक्शन, बॉडी की किसी पार्ट में कोई कमी, पैरों की लंबाई में फर्क, छोटा कद, हाइपरटोनिया यानी कि मांसपेशियों में जकड़न, बॉडी की मूवमेंट पर कंट्रोल की कमी, एथेटोसिस यानी कि हाथ पैर की उंगलियों का स्लो मोशन, नजर में खराबी और सीखने की ब्लॉक कैपेसिटी। व्हीलचेयर पर खेले जाने वाले गेम WH1 या WH2 के नाम से जाने जाते हैं। F यानी फील्ड के कंपटीशन जैसे शॉट पुट, जैवलिन थ्रो, डिस्कस थ्रो, इसमें भी डिसेबिलिटी के हिसाब से 31 अलग अलग क्लास होती हैं। वही T यानी कि ट्रैक के कंपटीशन जैसे कि रेस और जंप, इसमें 19 क्लास होते हैं। इनमें नंबर बदलता हुआ नजर आता है जैसे F32, 33, 34, 35। तो ये समझिए कि जितना कम नंबर है उतनी ही ज्यादा डिसेबिलिटी है। इसके अलावा तीरंदाजी, बैडमिंटन, साइकिलिंग, निशानेबाजी, ताइक्वांडो, जूडो और 4 व्हीलचेयर के गेम जैसे कि बास्केटबॉल, रग्बी, टेनिस और फेसिंग भी पैरालंपिक में शामिल है। वहीं व्हीलचेयर पर खेले जाने वाले खेल WH1 या WH2 के नाम से जाने जाते हैं। इनमें से जो खेल खड़े होकर खेले जाते हैं वो S यानी कि स्टैंडिंग से शुरू होते हैं। अगर S के आगे L लिखा है तो मतलब शरीर के निचले हिस्से यानी कि लोअर लिम्ब में दिक्कत है, और अगर S के आगे U लिखा है तो मतलब शरीर के ऊपरी हिस्से में यानी कि अपर लिम्ब में हैंडीकैप है। इंडिया की दावेदारी की बात करें तो इंडिया के खिलाड़ी इस बार 9 खेलों में हिस्सा लेंगे। इनमें रियो पैरालंपिक के गोल्ड मेडल विजेता देवेंद्र झांझरिया जो कि जैवलिन थ्रो F46 कैटेगरी में आते हैं और मरियप्पन थंगावेलु हाई जंप T63 की कैटेगरी में आते हैं जो कि कोविड से पॉजिटिव हैं। देवेंद्र झांझरिया इस समय वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर हैं और मरियप्पन वर्ल्ड के 2 नंबर के खिलाड़ी हैं।
संदीप चौधरी भी जैवलिन थ्रो में भाग लेंगे, पर उनकी कैटेगरी F64 है। सुंदर सिंह गुर्जर F64 और अजीत सिंह F41 जैवलिन थ्रो में हिस्सा लेंगे। प्रमोद भगत, पारुल परमार, पलक कोहली, कृष्णा नागर, तरुण ढिल्लो और सुहास एलवाई। पैरा गेम में एक न्यूनतम योग्यता मानदंड यानी कि MEC होता है, जैसे शॉर्ट पुट में 10 मीटर और जैवलिन थ्रो में 40 मीटर जैसा एक टारगेट फिक्स किया जाता है। इंटरनेशनल पैरालंपिक कमेटी IPC ये स्टैंडर्ड तय करती है, लेकिन ये जरूरी नहीं। अगर खिलाड़ी ने टारगेट को हासिल कर लिया है तो उसमें उसे क्वालिफाइड मान लिया जाएगा। IPC हर एक देश को एक कोटा देता है और उसमें ज्यादा खिलाड़ी भाग नहीं ले सकते। अगर कोटे से ज्यादा खिलाड़ी IPC हासिल कर लेते हैं तो देश उन खिलाड़ियों के बीच फाइनल सिलेक्शन ट्रायल करवाता है और इसके अलावा वर्ल्ड रैंकिंग के बेस पर प्लेयर्स होते हैं। इंडिया के पैरालंपिक खिलाड़ी कहाँ करते हैं प्रैक्टिस? इंडिया के पिछले कई सालों से पैरा प्लेयर्स को दी जाने वाली सुविधाओं में काफी सुधार हुआ है, लेकिन चैलेंज और रिसोर्सेज की कमी अब भी है। जिन सेंटर में नॉर्मल प्लेयर्स प्रैक्टिस करते हैं उन्हीं स्टेडियम में पैरालंपिक खिलाड़ियों की स्पेशल ट्रेनर के साथ तैयारी करवाई जाती है। इंडियन पैरालंपिक संघ की प्रेसिडेंट दीपा मलिक के हिसाब से इंडिया की गवर्नमेंट ने 17 करोड़ रुपए पैरा खिलाड़ियों की ट्रेनर, विदेशी दौरे और फैसिलिटी देने के लिए खर्च किए हैं। उनका कहना है कि गवर्नमेंट की टॉप स्कीम का खिलाड़ियों को काफी फायदा। कोविड के कारण लॉकडाउन के दौरान चाहे लाखों रुपए की व्हीलचेयर हो, टेबल टेनिस की टेबल हो या खिलाड़ियों को लॉकडाउन के बावजूद सब कुछ प्रोवाइड कराया गया। अब जिस चीज की कमी सबसे ज्यादा है, जिस चीज की सबसे ज्यादा जरूरत है, वो है अच्छे कोच और अच्छे ट्रेनिंग की। तो दोस्तों ये तो थी पैरालंपिक गेम से जुड़ी हुई कुछ जानकारी। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल स्वीट सी स्वाति को सब्सक्राइब करें।